प्रधानमंत्री कई तरह के झूठ बोलते हैं। क्या भारत एक मजबूत राष्ट्र बने? कमजोर कब था? नेता क्या मजबूत होना चाहिए? कोई घी खाया हुआ नेता चाहिए क्या? मीडिया गुलाम हो गया, गोदी मीडिया हो गया। दिन भर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी का एक तरह से चमचागिरी करता रहता है। जय शाह वाली स्टोरी कोई टीवी न्यूज चैनल ने किया है? ये नहीं पूछता कि आप काम कब करते हैं। आप तो दिन भर रैली में नजर आते हैं, हर समय आप टीवी पे नजर आते हैं। तो साहब आप काम कब करते हैं? आप रैली कर रहे थे ना, आप अपने लिए, आप देश के लिए काम थोड़ी कर रहे थे। हिंदुओं के बारे में 100 बातें, मुसलमानों के बारे में 100 बातें हैं, 100 बुरी बातें हैं। तो क्या किया जाए? लड़कों को बना दिया जाए दंगाई? जिनको अपने मोहल्ले का ठीक से पता नहीं, वो भारत के हर चीज पे ज्ञान दे जाते हैं। तो ड्रामा चल रहा है इस देश में कि कोई सवाल बात कर रहा है गरीब लोगों का तो कम्युनिस्ट हो गया। 5 साल सरकार होने के बाद कह रहे हैं पुलवामा के नाम, शहीदों के नाम पर वोट दे दो। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी की तरफ से आप सभी का स्वागत है। एक ऐसा दौर जब मीडिया सरकार की कथाओं पर कत्थक कर रहा है, पत्रकार पैरोकारिता ज़्यादा कर रहे हैं, सवाल की जगह सहानुभूति दिखा रहे हैं, प्रश्न की जगह प्रचार कर रहे हैं सत्ता का। तो ऐसे वक्त में कुछ चुनिंदा पत्रकार हैं जो मीडिया के पिलर को बड़ी मजबूती से पकड़े हुए हैं और लोकतंत्र की लाज को बचाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। तो हमारे साथ एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से ये पूरे मीडिया में जो बदलाव आया है, और जब सवाल सत्ता पक्ष के लोगों से होना चाहिए, सरकार से होना चाहिए, ऐसे वक्त में जब पूरी मीडिया एक तरफ होकर विपक्ष से सवाल कर रहा है, तो ऐसे में मीडिया कहाँ खड़ा है? सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, हम डेली देखते हैं आपको प्राइम टाइम में, और डेली आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देते हैं। मीडिया का जो मतलब होता है एक्चुअली में कि इन्फॉर्मेशन देना, सूचना पहुंचाना लोगों तक, वो सूचना गायब है। तो इस सूचना को सही तरीके से अगर इकलौता एक पत्रकार पहुंचा रहा है और एक बाकी मीडिया एक तरफ होकर उसको गलत साबित करने में लगी हुई है, तो ऐसे वक्त में करना क्या चाहिए? फिर लोग ये भी पूछ रहे हैं कि फिर क्या करना चाहिए ऐसे वक्त में? सबको अपना बेसिक काम करना चाहिए, और मैं ही नहीं हूँ। देखिए, अभी अमन सेठी ने हफ पोस्ट पे बहुत अच्छी रिपोर्ट की, कई महीने लगाकर, कि किस तरह से अमित शाह ने एक एसोसिएशन फॉर ऑफ बिलियन माइंड्स ABM बनाया है। एक NGO को उन्होंने उस तरह से कन्वर्ट कर दिया है, और ये सारा फेक न्यूज़ और कई तरह के फर्जी वेबसाइट बनाना, चुनावों के समय माहौल बनाना, और उसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं। ज़िले के ज़िले लोगों को रखे जाते हैं, उनको 30,000 40,000 रुपये दिए जाते हैं, ऐसा पता चलता है। और वो लोग फिर जाके झूठी प्रोपेगेंडा बनाते हैं। तो अब जो आपके मोबाइल फ़ोन में जो ये फर्जी वेबसाइट आते हैं, मीम आते हैं नेहरू के बारे में, इसके बारे में झूठ, उसके पीछे बहुत पैसा खर्च होता है। और वो पैसा जो है, जो खर्च होता है, वो किसी हिसाब में नहीं, किसी खाते में नहीं है। तो इस तरह की लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पर देखना होगा कि जो बीजेपी ने किया है, और ख़ासकर प्रधानमंत्री ने अपना जो विस्तार किया है, वो टीवी के ज़रिए किया है और व्हाट्सएप के ज़रिए किया है। तो जिसको हमें पता नहीं है, वो इस विशाल स्तर पर चल रहा है। टीवी में कई प्रमुख चैनल तो आप जोड़ भी लें, उसके साथ ये कई 100 चैनलों से ये काम चल रहा है, जो पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है। उसकी हदें बहुत ज़्यादा हैं। मतलब हम जानते भी नहीं कि किन किन मोहल्लों में, किन किन गलियों तक वो लोग पहुंच चुके हैं। मेन जो न्यूज़ चैनल हैं, एंकर हैं, उन्होंने सवाल करना छोड़ दिया है। अभी भी लोगों को लगता है कि हम सूचना देख रहे हैं। जैसे मैंने लोगों से अपील की है कि आप कोई भी न्यूज़ चैनल ना देखें। जब मैं कोई कहता हूँ ना, तो ABCD नहीं छोड़ के कहता हूँ, मैं कहता हूँ सभी न्यूज़ चैनल ना देखें आप। इसका कारण ये है कि आप सभी न्यूज़ चैनल बदल के देखें तो आपको सूचना कहीं नहीं मिल रही है। क्योंकि जो सूचना का मुख्य स्रोत है, वहीं पे कंट्रोल कर लिया गया है। वहाँ तक पत्रकार जाने के लिए रिपोर्टर नहीं है चैनलों के पास, तो सूचना नहीं मिल रही है। तो सूचना क्या है? प्रधानमंत्री कई तरह के झूठ बोलते हैं, ठीक, वो हिम्मत है किसी की कि पलट के उससे सवाल पूछ ले? नहीं करेंगे। अब आप रफ़ाइल पे देखिए, किसी टीवी वाले ने रिपोर्ट किया, फॉलोअप नहीं किया। हिंदू ने किया, क्यों नहीं टीवी वाले ने किया? क्या उनके पास रिपोर्टर नहीं थे? और नहीं थे तो क्या, क्यों नहीं थे? तो ये चीज़ हमें देखना चाहिए कि पूरा वॉकओवर मिल रहा है झूठ के प्रोपेगेंडा को, जो बहुत ही चिंताजनक बात है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि लोग न्यूज़ चैनल देखना छोड़ दें। क्यों छोड़ दें? क्योंकि वो 100 चैनल भी बदलेंगे ना, तो उसमें सूचना नहीं है। आप हेमा मालिनी का इंटरव्यू देख रहे हैं, उसमें कोई सूचना नहीं है। आपको लग रहा है कि आप कोई सूचना के लिए देख रहे हैं कि वो क्या कह रही हैं, नहीं कह रही हैं। उनको वो कुछ भी कहें, उससे पॉलिटिक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो लोग पॉलिटिक्स को प्रभावित करते हैं, उनसे कोई प्रश्न नहीं है। और इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्या किसी चैनल पे चुनाव के दौरान आप स्किल इंडिया की समीक्षा देख रहे हैं?
कि कितना फर्जीवाड़ा किया गया उसकी समीक्षा देख रहे हैं? क्या आप देख रहे हैं कि उज्ज्वला को लेकर जो फर्जीवाड़ा है कि जो उसका आप देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं। उसका जो फायदा है वो भी देख रहे हैं क्या कि उज्ज्वला ने कैसे जीवन बदला है? नहीं देख रहे हैं। तो हर चीज को इनविजिबल, अदृश्य बना दिया गया है, समस्या को भी और समाधान को भी। उसको गायब करके सिर्फ थीम और थ्योरी पे चल रहा है। क्या भारत एक मजबूत राष्ट्र बने? कमजोर कब था? कोई हाथ डाल के गया क्या आजादी के बाद से? हमेशा ही मजबूत राष्ट्र था। मजबूत नेता चाहिए हमें। तो सारे नेता मजबूत होते हैं। नेता क्या मजबूत होना चाहिए? कोई घी खाया हुआ नेता चाहिए क्या? वो नेता जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठता है, उसको संविधान से सारे अधिकार इतने मिले हुए हैं कि वो शरीर से दुर्बल भी होगा तो भी वो मजबूत ही होगा, क्योंकि उसको बहुत सारे अधिकार मिले हैं। ऐसा नहीं होगा कि कोई पतला दुबला बहुत खांसने वाला आदमी प्रधानमंत्री बन जाए और जो सड़क पे घूम रहा है, जो जिम में जाके बलिष्ठ बना हुआ है, वो उससे ज़्यादा ताकत रखता हो। ऐसा नहीं होता है। तो ये जो पूरी धारणा बनाई गई है, इसीलिए मैं कहता हूं कि न्यूज़ चैनल में अब कंटेंट नहीं है, उसमें फर्जी चीज़ों पे डिबेट है, उसमें ड्रामा है। तो उसमें आपको कुछ नहीं मिल रहा, आपको बीमारी मिल रही है, बेचैनी मिल रही है, सूचना नहीं मिल रही। आपको लगता है कि आप इंफॉर्मेशन के लिए न्यूज़ देख रहे हैं, लेकिन वो एक अलग तरह का आपको वर्ल्ड व्यू बना रहा है। जैसे ग्राफिक्स एनिमेशन का कार्टून देखते हैं ना, तो उसमें एक पूरी दुनिया रचे होते हैं। दुनिया वैसी तो होती नहीं है। पूरे गलियों में 4 पेड़ खड़े रहते हैं, कहीं कोई गंदगी नहीं होती है और वो पूरा जल्दी जल्दी हवा में उड़ता हुआ चला जा रहा है। तो ये न्यूज़ चैनल उसी तरह का एक ग्राफिक एनिमेटेड कंट्री बना दिया हम सबके दिमाग में कि हमारा इंडिया वैसा हो गया है। हुआ नहीं है सर। लेकिन ठीक बात, इसी से आगे बढ़ा के एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे कि जब आप ये कहते हैं कि टीवी बिल्कुल देखना बंद कर दो, शुरू में आप ये भी कहते थे कि टीवी कम देखो, फिर धीरे धीरे आपने ये बोलना शुरू किया। बोलता था टीवी मत देखो, फिर लगा कि लोग कहेंगे कि यार ये कौन होता है बोलने वाला, फिर कहा कम देखो। फिर जब मैंने देखा कि इसका जो बृहद, जो खतरनाक स्वरूप 1-2 साल के बाद जब मैंने देखा कि ये क्या कर रहा है, ये लोगों का माइंड वॉश कर रहा है, मूर्ख बना रहा है। और ये इंसल्ट है किसी व्यूअर का कि न्यूज़ चैनल वाला उसको इडियट समझे और उसको कुछ ना बताए। प्रधानमंत्री से पूछे कि 5 साल तक यही पूछे कि आप काम कितना करते हैं, थक क्यों जाते हैं। ये नहीं पूछता कि आप काम कब करते हैं। आप तो दिन भर रैली में नजर आते हैं। जब रैली में नजर नहीं आते तो आप मन की बात कर रहे होते हैं। हर समय आप टीवी पे नजर आते हैं, तो साहब आप काम कब करते हैं, ये सवाल नहीं पूछेगा। बोले आप तो बहुत काम करते हैं, आप थक जाते हैं। 100 रैलियां की हैं उन्होंने, तो 100 रैली में अगर 5 घंटे का एवरेज भी निकालिए दिल्ली से आने जाने का, उसको जोड़ लीजिए तो पूरा जनवरी से लेकर आचार संहिता लागू होने से पहले 20 दिन के बराबर उन्होंने काम ही नहीं किया। आप रैली कर रहे थे ना, आप अपने लिए, आप देश के लिए काम थोड़ी कर रहे थे। तो सवाल कोई पूछ रहा है, तो सवाल ही जब नहीं पूछ रहा है तो क्यों देखना चाहिए टीवी? मेरा ये कहना है कि ये जब मैं कहता हूं कि आप मत देखें, तो मेरा ये उद्देश्य है कि आप सोचें कि आप क्यों देख रहे हैं। आप सोचिए कि आपने अपना 1 घंटा दिन का क्यों दिया इस चैनलों को देखने के लिए। लेकिन जब आप ये कहते हैं तो लोगों के पास एक माध्यम है टीवी देखने का, वो टीवी देखते हैं, लेकिन फिर लोगों की असलियत भी तो पता नहीं चल पाएगी कि कौन नेता। क्या जानना? 5 साल से आप हिंदू मुस्लिम एजेंडा देख रहे हैं, क्या जानना क्या है उसमें आपको? उसको अगर अपने बच्चों को दंगाई बनाना है तो टीवी देख के क्यों बनाते हैं? आप ऐसे ही बना दीजिए घर में। 100 बातें हैं, हिंदुओं के बारे में 100 बातें, मुसलमानों के बारे में 100 बातें हैं, 100 बुरी बातें हैं, तो क्या किया जाए? लड़कों को बना दिया जाए दंगाई। उसमें जानने के लिए क्या है? आप खुद ही 1 घंटा बैठ के देखिए ना रोज जाके, तो नया नया क्या जान रहे हैं? प्रोपेगेंडा जान रहे हैं आप, प्रोपेगेंडा जान रहे हैं। आप बताइए कि न्यूज चैनलों ने कौन सी खबर अपना इन्वेस्टिगेशन से किया है? जज लोया की स्टोरी हो, अमन सेठी वाली जो स्टोरी हो, अभी स्क्रोल ने जो स्टोरी किया है, जय शाह वाली स्टोरी हो, कोई टीवी न्यूज चैनल ने किया है? वो रिपोर्टिंग नहीं करता, वो डिबेट का ड्रामा रचता है, ऐसा संसार रचता है जैसे लगता है कि वो आपको जानकारी दे रहा है। और डिबेट कौन कर रहा है? वही 225 लोग हैं जो हर इशू पे आते हैं, जिनको अपने मोहल्ले का ठीक से पता नहीं, वो भारत के हर चीज पे ज्ञान दे जाते हैं। और वो सवाल का जवाब, ना तो सवाल पूछा जाता है और जो पूछा था उसका जवाब देने के बजाय सिर्फ इसी में रहते हैं कि मोदी जी महान है और राहुल गांधी महान है। इतनी गालियां लोग देते हैं आपको फेसबुक पे, ट्विटर पे। फेसबुक पे तो मैं हमेशा पढ़ता हूं कि आप गालियों के उस स्क्रीनशॉट को भी आप कई बार शेयर करते हैं। तो आपको कभी लगता नहीं है कि यार अब बंद कर देना चाहिए? क्योंकि मैं तो लोगों के लिए ही लिख रहा हूं, लेकिन कई लोग उसमें से भी गाली देते हैं इस तरीके से। तो आपको लगता नहीं है कि अब छोड़ो, हटाओ, बंद करो यहाँ पे लिखना? इसको लेकर के आपने एक बार ट्विटर भी अपना बंद कर दिया था बीच में।
ट्विटर उसके चलते नहीं बंद किया। ट्विटर ना एक अलग तरह की क्रिएटिविटी मांगती है, एक लाइन में चुटकुला लिखना, लतीफ़ा लिखना, तो मैं उस चक्रों में नहीं पढ़ना चाहता था। मैं थोड़ा सा डिटेल में अध्ययन करके लिखने वाला हूँ, ताकि मुझे भी बात समझ में आए लिखने के दौरान, और जब मैं उसको साझा करूँ तो जो मेरे हिंदी के पाठक हैं उनको भी समझ में आए। पहले मुझे कम अंग्रेज़ी आती थी, अब थोड़ी ज़्यादा समझता हूँ, तो अंग्रेज़ी की चीज़ें पढ़ता हूँ, अपने हिंदी के पाठकों के लिए उसको उपलब्ध कराता हूँ कि वो पढ़ें, जानें, मुझसे सहमत ना हो, घर जाएं अपने, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई उनको अपने जेब में रखना नहीं है, ना ही मुझे उनसे वोट लेने हैं। तो मुझे लगता है कि एक हिंदी का पाठक सक्षम हो, जो हमारे अखबार करते नहीं हैं। आप पिछले 5 साल का अखबार उठा के देख लें, बैंकिंग संकट पर एक ढंग का लेख नहीं मिलेगा, एक अच्छी रिपोर्टिंग नहीं मिलेगी उसमें। नोटबंदी पे ढंग की रिपोर्टिंग नहीं मिलेगी अगर आप उसका पहला पन्ना देखें तो। भीतर के पन्ने में ज़रूर पत्रकारों ने अपने ज़मीर बचाने के लिए लिखा। पत्रकार तो भले देते, संपादक नहीं लिखता। अब मैं दैनिक जागरण का किस्सा बताता हूँ। दैनिक जागरण ने गंगा पे सीरीज़ किया, हरिद्वार से लेके बनारस तक, और कानपुर तक की सीरीज़ मैंने पढ़ी उनकी 3। उसमें नमामि गंगे का नाम ही नहीं है। मैंने फर्जीवाड़े का भी हद होता है भाई साहब। आप कहते हैं हम अखबार नहीं पढ़े तो सूचना, मैं कह रहा हूं कि आप जो अखबार पढ़ें उससे आपको सूचना नहीं मिल रही है कुछ भी। आप समझिए इस बात को। तो आप जो 300 रुपया खर्च कर रहे हैं अखबार पे, मुझे दे दीजिए ना, मैं लड्डू खाऊंगा, रसगुल्ले खाऊंगा, मैं फोटो भी भेज दूंगा, देखिए आपके पैसे से मैं खुश हूं। लेकिन आपके पैसे से कोई अखबार झूठ फैला रहा हो, नौजवान लड़कों को दंगाई बना रहा हो, उसके लिए आप 300 रुपया दे रहे हैं, तो आपका पैसा तो नाली में जा रहा है। तो उससे अच्छा वो पैसा आप मुझे दे दें, मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगा, फोटो खिंचा के भेजूंगा कि आपके ही पैसे से देखिए एक आदमी सुखी है। आपके पैसे से लाखों लोग अगर दुखी हैं तो कम से कम एक ही आदमी सुखी रहे, इसी के लिए दे दीजिए आप ये पढ़ना चाहते हैं, आप इसको पत्रकारिता मानते हैं कि गंगा पे कोई अखबार 3 सीरीज छापेगा बड़ा बड़ा, और उसमें नमामि गंगे का जिक्र नहीं होगा। उसमें नमामि गंगे पर रिपोर्टिंग की, छापा, देखने से लगा कि आप गंगा के बारे में जान रहे हैं। दरअसल गंगा और गंगा की जो राजनीति 2014 के बाद हुई वो आप नहीं जान रहे हैं। आपको इतनी सारी धमकियां भी आती रहती है, तो कभी डर लगता है, क्योंकि आप ऐसे भी कहीं भी फील्ड पे भी चले जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, कई लोगों ने आपको सलाह भी दिया है, मशवरा दिया है कि भाई इस तरीके से थोड़ा सा बच करके, कभी ऐसा लगता है एक डर का माहौल जब आप बाहर जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए? तो नहीं नहीं, हम आदमी हैं और हर किसी को डर लगना चाहिए। अपनी गलतियों से, अपनी नादानियों से, अपने से हो जाने वाली गलतियों से डर लगना चाहिए। जो ये सब पब्लिक में आकर नौटंकी करते हैं ना कि मैं बड़ा मजबूत हूँ, मुझे डर नहीं लगता है, मैं इस तरह का फ्रॉड आदमी नहीं हूँ। मुझे बिल्कुल डर लगता है। इसका मतलब है कि मैं बेसिक ह्यूमन क्वालिटी मुझ में है। ठीक, अगर नहीं डर लगता तो मैं 20 मंजिला इमारत पर जाके कूद जाता नीचे, और फिर 2 मिनट के बाद नीचे पान की दुकान पे टहलता हुआ नजर आता, पान खाता, लोगों को आइसक्रीम खिलाता। हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो आप 20वीं इमारत से जाके नीचे झांकेंगे तो आपको थोड़ी घबराहट होनी चाहिए। अगर हो रहा है तो इसका मतलब आप नॉर्मल आदमी हैं, और अगर घबराहट नहीं हो रही तो इसका मतलब आप खुद भी मूर्ख हैं और दुनिया को भी मूर्ख समझते हैं। तो इसलिए बिल्कुल मुझे डर लगता है, लेकिन क्या करें, काम करते रहते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी ताकतें हैं, अंत में वही जीत जाएंगी, तो जीत जाएं, इसमें क्या करना है, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं अगर हार भी जाऊँगा तो क्या फ़र्क पड़ता है मुझे। मैं कोई ट्रॉफी के लिए तो मैं दौड़ नहीं रहा हूँ ना, मैं किसी ट्रॉफी के लिए, कुर्सी के लिए तो भाग नहीं रहा हूँ। बहुत सामान्य बात है, बहुत ही स्वाभाविक बात है कि कोई इतनी ताकत से और इतनी भीड़ से लड़ते हुए हार जाए, बल्कि उसको हार ही जाना चाहिए। वो कैसे जीतेगा लाखों लोगों से, करोड़ों रुपया खर्च करके जो फेसबुक और व्हाट्सएप से जो अफवाहें फैलाई जा रही है, क्या उससे कोई जीत सकता है? हाँ, वो जीत नहीं सके, ये उनकी समस्या है, वो अलग बात है। अभी लोग रवीश कुमार के उस रिपोर्टिंग को भी बहुत मिस कर रहे हैं कि जब चुनाव के दौरान रवीश कुमार बाहर जाते थे, लोगों से मिलते थे, तरह तरह के लोगों से, गांव के लोगों से बात करते थे। अभी वो लोग मिस कर रहे हैं। इस बार ऐसा देखने को मिलेगा कि रवीश बाहर जा कर के दूर दराज के गांव में नहीं है। मैं तो अपने व्हाट्सएप के ज़रिए 2 साल से लोगों की ज़िंदगी के बारे में ही दिखा रहा हूँ, जो लोग खुद रिकॉर्ड करके भेजते हैं। नौकरी सीरीज़ में मैंने क्या दिखाया, और तमाम सरकारी योजनाओं को तो मैंने देखा ही क्या हाल है ना। तो पहले इतना एक्सेस नहीं था लोगों के साथ, जो रिलेशन बना है, तो अब मैं डेली बेसिस पे उनकी ज़िंदगी को देख रहा हूँ। पहले की तरह रवीश की रिपोर्ट संभव नहीं है, क्योंकि वो तब मैं हफ्ते में एक बनाता था, अब ये रोज़ नहीं बन सकता। यही टीवी का संकट है, जो रोज़ रोज़ आप सोचते हैं ना सिनेमा बनाने का, तो उसमें होता क्या है कि वो प्रोमो आता है, भाई भूई आ गए रवीश कुमार, बड़का फलाना टिकाना, और डूम डाम दुनिया के सबसे बड़े एंकर, लेकिन कंटेंट ज़ीरो। अगर आप रोज़ प्रोड्यूस कीजिएगा तो यही होगा। तो इसीलिए नहीं जाता हूँ। तो उसका कोई मीनिंग होना चाहिए, और ज़िंदगी में एक ही काम हमेशा नहीं करते रहना चाहिए।
कभी कभी रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए। कभी आप फास्ट बॉलर को देखते हैं ना, जैसे फास्ट बॉलर होता है तो अपना जो रनिंग लेंथ होता है वो छोटा करता चला जाता है उम्र के साथ, तो उसको छोटा करते चला जाना चाहिए। अब दूसरों की बारी है, दूसरे लोग करें। लोग ये भी कहते हैं, मेरे भी चैनल पे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि अब चैनल देखना है तो सिर्फ एनडीटीवी इंडिया, बस उसके अलावा कोई चैनल ना देखें। और कई लोग ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री को एक बार इंटरव्यू रवीश के सामने भी जाके देना चाहिए। तो कभी आपकी तरफ से भी कोशिश की गई कि मोदी जी का एक बार इंटरव्यू ओपन लिया? लेटर लिखा हुआ है, ओपन लेटर लिखा हुआ है, आइए इंटरव्यू कर लीजिए। और क्या कोशिश करें, क्या कोशिश करेंगे? वो तो अपना प्रवक्ता 2016 से मेरे शो में नहीं भेज रहे हैं, तो जिस पार्टी ने मुझे बहिष्कार किया तो मैं कोशिश क्या करने जाऊं? आप मुझे बताइए क्या करना चाहिए? दुनिया की सबसे शक्तिशाली पार्टी है, 5 साल में अपने कार्यकाल में हिम्मत नहीं जुटा पाई कि मेरे साथ बैठे, तो अब हम अंत में यही कहेंगे ना, और क्या कहें। लेकिन मैं ये भी नहीं कहना चाहता, आदमी को अपने सीमा में रहना चाहिए। ठीक है, उनके प्रवक्ता कमज़ोर हैं, मैं सवाल पूछता हूँ भरभरा जाते हैं, तो ठीक है, उन्होंने अपना चुनाव किया कि भाई अच्छा है, बहिष्कार के बहाने उसको अपने प्रवक्ताओं को दूसरे चैनल पर जहाँ भेजा जाए जहाँ एंकर मैनेज होते हैं, तो ठीक है, उनकी अपनी रणनीति है। लेकिन जो जिस पार्टी के प्रवक्ता मेरे शो का, जो पार्टी बहिष्कार करती हुई मुझे इंटरव्यू देगी, आपको लगता है? लगता है नहीं ना। तो अभी आप कभी जाइएगा ग्राउंड पे तो उज्ज्वला योजना किसी डिस्ट्रीब्यूटर से पूछिएगा कि 2016 से पहले कितने सब्सक्रिप्शन थे तुम्हारे ग्राहक, तो बोलेगा 8,000। और फिर पूछेगा कि उज्ज्वला के बाद कितने ग्राहक हो गए आपको, तो बोलेगा कि 25,000। फिर आप पूछेगा कि 2016 से पहले कितने लोग गैस को दोबारा रिफ़िल कराते थे, तो बोलेगा 8,000। जो भी है, अगर 10,000 है तो बोलेगा 8,000। और अब जब 40,000 हो गया है आपका ग्राहक, तो कितना कराते हैं, तो बोलेगा कि 8,000। ठीक है, तो जो लोग सिलेंडर लेते हैं उसमें से दोबारा लेने वालों की प्रतिशत भी बहुत कम है। तो वो ठीक है, आपने दिया सिलेंडर, अच्छा किया, लेकिन ये भी तो एक पहलू है ना कि लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो दाम कम कर दो। आखिर में 2 सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि एक तो अभी हम ये देख रहे हैं कि एक नए तरीके का एक ट्रेंड चल रहा है, जैसे बहुत सारे चुनाव आयोग के मना करने के बावजूद बहुत सारे नेता, बड़े नेता, चीफ मिनिस्टर से लेकर खुद प्रधानमंत्री मोदी भी सेना को लेकर के और उससे जो सीधा प्रधानमंत्री मोदी बोलिए ना, इधर उधर दाएं बाएं से घूम के क्यों बोलते हैं? योगी जी ने भी बोला, मैंने योगी जी को क्या इसमें लाना है? वो खुद बोल रहे हैं कि आप पुलवामा के शहीदों के नाम वोट दे दो। सीधा आप उनसे बोलिए ना कि प्रधानमंत्री ऐसा सवाल ठीक पूछिए कि भारत के प्रधानमंत्री जिनका नाम नरेंद्र मोदी है, वो भारत के इतिहास में पहली बार सेना के शहीदों के नाम पे पहली बार वोट देने वाले लोगों से कह रहे हैं, तो फिर जिस रेजिमेंट के लोग शहीद हुए हैं उसी के ब्रिगेडियर को चुनाव लड़ा देना चाहिए ताकि हम उसको जाके वोट दे दें। फिर सेना को चुनाव लड़ना चाहिए क्योंकि सेना के लोग शहीद होते हैं, बीजेपी और कांग्रेस के लोग तो शहीद नहीं होते हैं। पूछिए ना सीधा। अब वो ठीक है कि वो चुनाव जीत जाते हैं, तो चुनाव जीत जाने से सवाल थोड़ी खत्म हो जाएंगे, हम थोड़ी जाके लड़, लेकिन सवाल तो है ना कि भारत के प्रधानमंत्री शहीदों के नाम पे वोट क्यों मांग रहे हैं? क्या वो शहीदों का सम्मान खैरात के लिए कर रहे थे कि इसके बदले में वोट लूंगा? तो सीधा सवाल पूछिए, सवाल डायरेक्ट होना चाहिए। मैं आपका ओपिनियन जानना चाह रहा था। यही ओपिनियन बता दिया आपको, यही मेरा ओपिनियन है। फिर इसको लेके क्या करना चाहिए? चुनाव आयोग पूछना चाहिए, बोलना चाहिए। चुनाव आयोग क्या कर पाएगा? वो आप चुनाव आयोग को नहीं देख रहे हैं, प्रधानमंत्री की रैली के हिसाब से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम का कैंसिल कर देते हैं। आप देख नहीं रहे चुनाव आयोग को? तो सुप्रीम कोर्ट को फिर कुछ अपने तरीके से सेल्फ, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा चुनाव आयोग के ऊपर? वो चुनाव आयोग का तो बॉस है नहीं सुप्रीम कोर्ट, वो तो एक स्वतंत्र संस्था है, वो रोक लेगा। जब उसने योगी के बारे में कहा कि नेक्स्ट टाइम से नहीं होना चाहिए, अब वो कह लेगा क्या? कहेगा? और फिर प्रधानमंत्री अपनी तरफ से क्यों नहीं चुनाव आयोग का आदर कर रहे हैं? जब वो उदाहरण पेश नहीं करेंगे तो ये योगी हो चाहे कोई दूसरा, किसी मुजफ्फरपुर का कोई उम्मीदवार हो या कोई कहीं का नीमच का कोई उम्मीदवार हो या कहीं बांसवाड़ा का उम्मीदवार हो, उससे हम उम्मीद करें? आखिरी सवाल ये है कि बहुत सारे लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि रवीश कुमार कांग्रेस को लेकर, लेफ्ट को लेकर थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और बहुत हार्श। आप 2014 से पहले नहीं देखे क्या? भारत में 2 प्रधानमंत्री हैं, एक ही है ना, सरकार एक ही है। तो सरकार एक ही है तो मैं सरकार को कवर करता हूं। आप 2014 से पहले का सारा प्राइम टाइम उठा के देख लीजिए, जिसमें बीजेपी के लोग दौड़ दौड़ के आते थे, पूछते थे कि आज हमको बुला लेना, ठीक है? तो लोग क्या कहते हैं, नहीं कहते हैं, और स्टूडेंट की बात करना, गरीब स्टूडेंट की बात करना, कम्युनिस्ट हो जाना है। ये ड्रामा चल रहा है इस देश में कि कोई सवाल बात कर रहा है गरीब लोगों का तो कम्युनिस्ट हो गया। तो आप क्यों नहीं कर रहे हो बात?
आपको याद है ना, उमा भारती ने नोटबंदी के बारे में बात क्या कहा था, हमारे प्रधानमंत्री मार्क्स और लेनिन हो गए, जो इंटरनेट सर्च कर लीजिएगा। तो ये सब ड्रामा सब चलता रहता है। 99.999% मीडिया गुलाम हो गया, गोदी मीडिया हो गया। दिन भर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी का एक तरह से चमचागिरी करता रहता है, बकवास करता रहता है। वहां सवाल पूछिए, उसके सामने हम कुछ भी नहीं है। कांग्रेस अपना देख ले, हम उसका क्या बाजा बजाएंगे, वो अपना देख ले। 44 सांसदों की पार्टी रह गई है वो। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप विपक्ष का मत दिखाइए, यही कह रहे हैं ना आप एक तरह से, कि विपक्ष का दिखा दिए तो आश्चर्य हो रहा है कि विपक्ष का ये कैसे दिखा रहा है। दिखाऊंगा विपक्ष का, जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि 99.999% मीडिया में विपक्ष पर लगातार हमले हो रहे हैं। और ये हमले ईमानदारी के लिए नहीं हो रहे हैं, पत्रकारिता के लिए नहीं हो रहे हैं, ये हमले भारत की राजनीति से, भारत के लोगों के मानस से विपक्ष को मिटा देने के लिए हो रहे हैं। अनैतिकताएं सभी दलों में, कोई पार्टी भगवान के यहां से अवतार होकर नहीं आई है, सब अनैतिकताएं से भरी पार्टियां हैं। तभी तो ये हाल है। 5 साल सरकार होने के बाद कह रहे हैं पुलवामा के नाम, शहीदों के नाम पर वोट दे दो। तो क्या करें मैं अब इस वक्त मैं कांग्रेस पे जाके बात करूं? मुझे ये नहीं दिख रहा है कि चुनाव के समय आता है तो आप रेड करने लगते हैं। सबसे महंगी राजनीति इस वक्त अगर कर रही है तो बीजेपी कर रही है। बीजेपी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में कई सौ मुख्यालय बनाए, कई सौ। कोई गया है सवाल पूछने? उसने वो आई है अपने से बताने कि उसका फंड क्या है। तो हमें नहीं दिख रहा है कि सीबीआई का, इनकम टैक्स का, ईडी का इस्तेमाल किस लिए हो रहा है। और ये आप पूरा पैटर्न देखिए, बंगाल का जब चुनाव होता है वहां छापे पड़ने लगते हैं, बिहार का जब चुनाव होता है तो वहां स्ट्रिंग आने लगता है, छापे पड़ने लगते हैं। इसी तरह से जहां जहां अपोजिशन पार्टी की सरकारें हैं वहां छापे पड़ने लगते हैं, वहां आता है। और जब इतने ही करप्ट लोग हैं तो आपको चुनाव के समय ये सब क्यों नजर आता है? आप पहले करो, फिक्स करो, उनको रोको। और आपको क्या लगता है कि आपके मुख्यमंत्रियों के पास और आपके मंत्रियों के पास भजन का पैसा है, जजमानी का पैसा है कि कहीं गए सत्यनारायण बाबा का कथा कराने तो बदले में जजमानी मिला, उसका पैसा है? वो ईमानदारी का पैसा होता ना तो इतनी महंगी रैली बीजेपी नहीं कर पाती और इतनी महंगी राजनीति इस देश में नहीं हो पाती। तो सबको दिख रहा है कि भारत की राजनीति का बुनियादी काला धन है। इसमें कोई राम नहीं है, कोई रावण नहीं है, कोई फर्क नहीं है किसी में। तो कहने दीजिए, कहते रहते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं जो कहता हूं वो तो उसका तो कोई जवाब दे, उसका तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। हमसे लोग बात कर रहे हैं जैसे जनता ने मुझे वोट दिया है, मैंडेट दिया है, पीएम बनाया है। मुझे तो पीएम नहीं बनाया ना भाई, जिससे बनाया आप उनसे सवाल पूछो ना कि आप पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट कैसे मांग सकते हैं, बताइए। कोई पूछेगा? हिम्मत है किसी न्यूज चैनल में पूछने का? अभी एक न्यूज चैनल पे उन्होंने एक राफेल पे सवाल पूछ लिया गया था उनसे, तो गुस्से से लाल। नहीं, सवाल कुछ था, यही था कि मुझे नहीं लगता कि वो सवाल था। 30,000 करोड़ वो सवाल क्वालिफाई नहीं करता है क्वेश्चन होने का। फिर अगर पूछा गया था तो काउंटर सवाल करना चाहिए था कि जो हिंदू अखबार में निकला था वो क्या है, पूछा गया था। वो इंटरव्यू मैंने नहीं देखा, क्या पूछा गया था? उस सवाल के बाद पूछा गया था? नहीं पूछा गया था। तो फिर बात खत्म हो गई, फिर क्या इंटरव्यू हो गया? वो तो कोई इंटरव्यू नहीं है। ठीक है, चुनाव जीतने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत लोग चुनाव जीतते रहते हैं इस देश में, वो कोई बड़ी बात नहीं है। सच जो है वो सच होता है। हमारे देश की राजनीति चुनाव में झूठ जीतता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सच की हार हो गई। चलिए, थैंक यू सो मच। मस्त रहिए। तो नेक्स्ट टाइम इसी तरीके से मेरे साथ कोई और वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, थैंक यू। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।